जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज है 29 सितंबर 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा गवर्नमेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए डेली प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन कौन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कितने मिलियन डॉलर का उन्नत बाथरूम लॉन्च करने की तैयारी में है? ऑप्शन है इसके अंतर्गत पे, ऑप्शन है 10 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है 20 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 23 मिलियन डॉलर, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 30 मिलियन डॉलर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन सी 23 मिलियन डॉलर का क्या है, नासा के द्वारा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी के द्वारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कितना है 23 मिलियन डॉलर का उन्नत बाथरूम लॉन्च करने के लिए क्या है, तैयार है। ठीक है, इस प्रकार से बाथरूम को कहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS कहा जाता है, जो कितने के द्वारा बनाया गया? 5 देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया, जो इनका नाम क्या क्या है? एक तो हो गया USA ESA के द्वारा, और ये क्या है, रूस के द्वारा, जापान के द्वारा, कनाडा के द्वारा, और USA किसके द्वारा? नासा के द्वारा किया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया गया है। ठीक है, वहाँ के लिए क्या किया जाएगा? 23 मिलियन डॉलर का उन्नत बाथरूम लॉन्च करने की तैयारी में है। ठीक है, कौन? नासा के द्वारा इसको बनाने का निर्णय लिया गया। इस प्रकार से इसका ये भी क्या किया गया है, ये मैपिंग की गई है। ठीक है, और नासा के बारे में जाने तो नासा का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी हो गया। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? अमेरिका पे हो गया। और नासा का नासा का जो मोटो है, मोटो क्या है इसका? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। क्या है नासा का मोटो? है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल है। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन सी अमित शाह के द्वारा। हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी के द्वारा क्या किया गया है? डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया गया। अब मैं बता देता हूँ कि आखिर ये डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट होता है क्या है, मैप पर मैं बता देता हूँ। ये रहा हमारा प्यारा भारत, जो हमारा क्या है, ये वाला एरिया है ना, इस ओर का है, जिसे क्या कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया। और यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? एक वार्षिक कार्यक्रम जिसे डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया गया। अगर इसके विषय थीम की बात करें तो क्या है? इमर्जिंग डिलेक्टिव डेस्टिनेशन। ठीक है ना, इमर्जिंग डिलेक्टिव डेस्टिनेशन इसकी विषय थीम है। और इस कार्यक्रम को कब से कब किया जाएगा? 27 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक इसको आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? जो उत्तर पूर्वी भारत है उससे को क्या करना है? डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम के तहत उनका उद्देश्य क्या है? पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना तथा उसको क्या है, देश के साथ में एकजुटता से लाने का प्रयास इसके अंतर्गत पे करना है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा बच्चों के लिए अपनी पहली पुस्तक लिखी जो बाल और असुरों और उनकी हरकतों के बारे में उससे प्रफुल्लित करने वाली कहानियां हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे आनंद नीलकांत, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे नीलोत्पल मृणाल, ऑप्शन सी है उदित राजू, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे अमित शाह। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या? ऑप्शन है आनंद नीलकांत के द्वारा क्या किया गया? बच्चों के लिए अपनी पहली पुस्तक लिखी है, जो क्या है, बाल और असुरों और उनकी हरकतों के बारे में सबसे प्रफुल्लित करने वाली कहानियों में से एक है। ठीक है, ये रहे आनंद नीलकांत, इन्हीं के द्वारा। देखिए इनके हाथ में ये पुस्तक है, यही लिखा गया, जो आगे का फ्रंट पेज है ये है। ठीक है ना, असुर इस नाम से ये पुस्तक का क्या है, फ्रंट पेज इस रूप से है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। अगर इसके प्रकाशन की बात करें तो प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुर टेल्स फॉर किड्स के द्वारा क्या किया गया? इसको प्रकाशित किया गया। और जो पुस्तक में है, पुस्तक में कथा के साथ साथ क्या है, पूर्ण रंग चित्रण, ताकि क्या हो सके, बच्चे जो हैं उस ओर से अट्रैक्टिव हो सकें। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? आनंद नीलकांत जी के द्वारा बच्चों के लिए लिखा गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में सीए टायर निर्माता कंपनी ने
अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया है? ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत में सलमान खान, ऑप्शन बी है आमिर खान, ऑप्शन सी है शाहरुख खान, ऑप्शन डी है अजय देवगन। तो इसके अंतर्गत का हमारा क्या है कि जो से टायर है, वो जो टायर निर्माता कंपनी है, ठीक है ना, उसने क्या किया है कि ऑप्शन सी शाहरुख खान को क्या किया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। कितने 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इस रूप से ये है सी टावर, ठीक है ना। इस प्रकार से जो टायर गाड़ियों पर यूज़ होती है ये हो गया, और इस रूप से जो रोबोटिक रूप से इस पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अगर थीम की बात करें तो डोंट बी अ डमी, ठीक है ना, क्या है, डोंट बी अ डमी इसका थीम है। और इसके लिए कितने साल के लिए, 2 साल के लिए इनको बनाया गया है। और आमिर खान का किसका किरदार करेंगे, एक डमी का इसके अंतर्गत पे किरदार करेंगे। किसके द्वारा किया गया, सिएट जो टायर निर्माता कंपनी है उनके द्वारा इनको शाहरुख खान को क्या किया गया, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ब्यूटी ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है दिशा पाटनी, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी है माधुरी दीक्षित, और ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे जया बच्चन। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए डी है, पाटनी को क्या कर दिया गया है, ब्यूटी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया। मैं बता देता हूँ आखिर दिशा पाटनी कौन है, ठीक है ना। ये रही दिशा पाटनी, इन्हीं को क्या कर दिया गया है, ब्यूटी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया। यह विभिन्न जो आयु समूहों में सौंदर्य और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के लिए क्या करता है, उत्साही लोगों के साथ जुड़ने की इसके अंतर्गत पर अपील करता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अ बुके ऑफ फ्लावर्स पुस्तक को किसके द्वारा विमोचन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे निर्मला सीतारमण। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ जी के द्वारा अ बुके ऑफ द फ्लावर पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, मैं बता देता हूँ राजनाथ सिंह कौन हमारे, ये रहे राजनाथ सिंह जी, इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, अ बुके ऑफ द फ्लावर्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, अगर ये पुस्तक लिखने की बात करें तो किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना है, उनके द्वारा लिखा गया है। और वह कौन है, ये रही, ये क्या है, 1995 इनके द्वारा लिखा गया। ठीक है ना, 1955 में उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ सिटी है वहाँ पर से एक पीएचडी करने वाली पहली महिला है। और अंग्रेजी की वरिष्ठ प्रोफेसर द्वारा लिखी जो 9वीं पुस्तक है अ बुके ऑफ द फ्लावर्स को सिंह जो लखनऊ के लोकसभा सांसद हैं और नई दिल्ली निवास में लॉन्च इसको क्या कर दिया गया है। ठीक है, ये है इनके द्वारा ही क्या किया गया, इस पुस्तक को लिखा गया जो कौन है, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना से होगी। और इसको किसके द्वारा विमोचन किया गया है, हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, विमोचन किया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उड़ीसा में उड़ीसा बाय रोड की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे ज्योति प्रकाश पाणिग्रही, और ऑप्शन डी है मनोज मुकुंद नरवणे। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में उड़ीसा बाय रोड की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, ज्योति प्रकाश पाणिग्रही, जो कौन है, उड़ीसा की राज्य के पर्यटन मंत्री हैं। मैं बता देता हूँ कि आखिर उड़ीसा के पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्रही कौन है। ठीक है ना, ये रहे ज्योति प्रकाश पाणिग्रही, इन्हीं के द्वारा उड़ीसा बाय रोड अभियान को शुरू कर दिया गया है। ठीक है, और इसका क्या है कि पर्यटन गुणवत्ता सड़कों के नेटवर्क के माध्यम से क्या करेगा, राज्य के पर्यटन सर्किट का अन्वेषण इसके अंतर्गत पे कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर किया गया है, ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल की बात करें तो इसको वैसे उड़ीसा नहीं पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है, क्लियरली रूप से ओडिशा पढ़ा जाता है। ठीक है ना, उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, भुवनेश्वर होगी। और उड़ीसा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 10 सीटें, तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 21 सीटें हैं, 10 और 21 का रेशियो है। और यहाँ पर ही एक व्हीलर द्वीप है, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, अब एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, उस द्वीप का नाम कर दिया गया है। ठीक है, कोस्टल एरिया है ये। चलिए आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत में 25 सितंबर, ऑप्शन बी है 26 सितंबर, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत में 27 सितंबर, ऑप्शन डी है 28 सितंबर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन डी 28 सितंबर को क्या किया जाता है, विश्व रेबीज दिवस को मनाया जाता है। कब, 28 दिसंबर को वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष। कब, 28 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यह क्या है कि एक बैच
वैश्विक स्वास्थ्य पर्यवेक्षण दिवस है जो 2007 में रेबीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा उसका रोकथाम जो भी नियंत्रण सिस्टम है उसके प्रयासों को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था, इसको शुरू किया गया था। रेबीज जो है 100% इसकी क्या कर सकते हैं हम, रोकथाम कर सकते हैं। फिर भी इससे हर वर्ष लगभग कितनी मृत्यु हो जाती है, लगभग 59,000 लोगों की इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। विश्व रेबीज दिवस अगर 2020 की थीम की बात करें तो इसका थीम क्या है, एड रेबीज कोलेबोरेट, ठीक है ना। क्या है, एड रेबीज, ठीक है ना। क्या है इसकी थीम, एड रेबीज कोलेबोरेट वैक्सीन, इसकी क्या है 2020 की थीम है, ठीक है। वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया गया, 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया। कब शुरू किया गया था, 2007 में शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कितने राज्यों के लिए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 1, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 2, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे 3, ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पे 6। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने ऑप्शन सी 3 राज्यों के लिए क्या कर दिया गया, धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से तात्पर्य ये होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि किसान क्या कर सकता है, अपनी फसल को उससे कम ज़्यादा, जैसे क्या कर दिया होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा एक फिक्स रुपये जारी कर दिया गया होगा कि आप इससे कम कीमत पर क्या कर सकते हैं, नहीं बेच सकते, उससे ही अधिक कीमत पर जो भी लेने वाला उद्यमी या जो भी होगा वो क्या कर सकता है, उतनी ही कीमत पर लेगा, उससे कम कीमत पर नहीं लेगा। और इसके लिए कितने पहली किस्त जो जमा कर दी गई है उसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने कितना दिया गया, इसके अंतर्गत 19,444 करोड़ रुपए की पहली किस्त को मंजूरी दी गई है। और 3 राज्यों की बात करें तो 3 राज्य कौन कौन से, एक हो गया, पहला हो गया छत्तीसगढ़, और दूसरे नंबर का कौन सा हरियाणा हो गया, और तीसरे नंबर का कौन सा है तेलंगाना। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर कितने करोड़ दिया गया, 9,000 करोड़ छत्तीसगढ़ में दिया गया, और 5,500 करोड़ कहाँ पर दिया गया, तेलंगाना पर दिया गया। और हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर कितना दिया गया, 5,444 करोड़ दिया गया है। कितना दिया गया है हरियाणा में, 544 करोड़, 5,444 करोड़ दिया गया है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें, 5 सीटें, तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। कितनी है, 5 और 10 सीटें। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, यहाँ पर 11 सीटें हैं, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में राज्यसभा की 7 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 17 सीटें यहाँ पर स्थित है। कितने राज्यों की बात करें हमने, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना, 3 राज्य। उनके राज्यों के जो राज्यसभा की सीटें तथा लोकसभा की सीटों के बारे में भी हमने जान लिया, जो कभी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछने को दिखाई देता है। मैं मैप पर आपको बता देता हूँ कि आखिर छत्तीसगढ़ कहाँ पर, ये रहा हमारा प्यारा भारत, इसके अंतर्गत पर छत्तीसगढ़ ये हो गया, हरियाणा यहाँ पर हो गया, और 3rd नंबर का कौन सा हो गया, तेलंगाना ये हो गया, ठीक है ना। लास्ट में बनने वाला राज्य कौन सा, तेलंगाना। हैदराबाद की कैपिटल तेलंगाना होगी। देश का 29वां राज्य बन गया। लेकिन हाल ही में क्या हो गया है कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब क्या बना दिया गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए भारत में कितने राज्य हो गए, हमारे 28वें राज्य हो गए, और 28वां राज्य कौन सा है, तेलंगाना है, ठीक है। अगर बनने की बात करें तो कौन से नंबर का राज्य बना था, ये 29वें नंबर का राज्य बना था, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भगत सिंह की 113वीं जयंती को 2020 में कब मनाया गया। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पर 25 सितंबर, ऑप्शन बी है 26 सितंबर, ऑप्शन सी है 27 सितंबर, ऑप्शन डी है इसके अंतर्गत पर 28 सितंबर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन डी 28 सितंबर को क्या किया जाता है, भगत सिंह के द्वारा 113वीं जयंती सेलिब्रेट की गई। भगत सिंह की जो जन्म तिथि ये रहे, भगत सिंह जी 28 सितंबर 1907 में इनका जन्म हुआ था, और 23 मार्च 1931 ईस्वी में क्या कर दिया गया, इनको फांसी दी गई थी, ठीक है ना। इनका एक गोल्डन थॉट है, मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ यहाँ पर से, जो क्या है, निर्मम आलोचना और स्वतंत्र विचार ये क्रांतिकारी सोच के 2 अनिवार्य लक्षण हैं। ये किसके द्वारा कहा गया था, भगत सिंह जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है ना। जो हमारे क्या है आदर्श हैं, उनके द्वारा क्या कहा गया था, निर्मम आलोचना और स्वतंत्र विचार ये क्रांतिकारी सोच के 2 अनिवार्य लक्षण हैं, ठीक है। चलिए आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन ने किस देश की सरकार के खिलाफ 20 से 22 हज़ार करोड़ का
रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस जीता है। क्या कह रहा है, हाल ही में वोडाफोन ने किस देश की सरकार के खिलाफ 20 से लेकर 22,000 करोड़ का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को जीता है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रशिया, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन ए हमारे प्यारे भारत जो है उससे क्या किया, वोडाफोन जो कंपनी है उसके द्वारा क्या कर दिया गया है, जो भारत सरकार के खिलाफ 20 से लेकर जो 22,000 करोड़ रुपए का जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स था उस पर जीत पर क्या कर दी गई है, हासिल कर लिया गया है। ठीक है, वोडाफोन वीआई अब इस प्रकार से बन गया है वीआई कंपनी। ठीक है ना, इस प्रकार से वोडाफोन और आइडिया का दोनों रूप में मर्ज हो गया। अब तो क्या बन गया है, वी और आई इस रूप से। ठीक है ना, वी और आई गया, वोडाफोन और आइडिया हो गया। वी फर्स्ट आने का रीज़न है क्या है, ये इसमें इसका कारण ये है कि आइडिया में के अंतर्गत में वोडाफोन का क्या है, शेयर ज़्यादा है, इसलिए वी फर्स्ट है। और आई आइडिया हो गया, उसका नंबर क्या है, बाद में है। अब इसको किस नाम से जाना जाता है, दोनों का वी और आई के रूप में भी जाना जाता है। जो पहले क्या था, दोनों में वोडाफोन आइडिया में मतभेद था, अब यह मतभेद क्या हो गया है, दोनों दूर हो गया। वोडाफोन क्या होता था, पहले शहर में चलता था, और आइडिया क्या होता था, ग्रामीण सभ्यता में ज़्यादा चलती थी, इसलिए दोनों में मतभेद था। अब वीआई करने से क्या हो गया, दोनों में मतभेद अधिकतर मात्रा में खत्म हो गया है। ठीक है, अगर मैं इसके अंतर्गत की बात करें तो इसके अंतर्गत पे क्या है, जो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता है। ठीक है ना, जैसे कि कोई रूल लेके आ गए होंगे तो वो क्या होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव के अंतर्गत पे वो पहले ही शुरू कर दिया होगा। जैसे आज कोई नया संसद में कोई हमारा बिल पास हो गया और तो उससे पहले ही जो कानून बन गया होगा तो वह क्या होगा, हमारा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स होता है। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।